हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से लगातार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल होगा उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे और इन्हें जो है नीति निर्देशक तत्व को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नीति निर्देशक तत्व। यह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ध्यान रखेंगे, इसका सवाल इम्पोर्टेंट है। ये लिए कहाँ से गए हैं? आयरलैंड से। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? आर्टिकल कितने आते हैं? आर्टिकल आते हैं 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से भाग में है? अगर भाग पूछ रहा है तो ये भाग 4 में है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो बेसिक सवाल बनता है वो यहीं से ही पूछता है कि ये लिए कहाँ से गए हैं और कौन से पहले जो आर्टिकल का नंबर आता है वो आता है आर्टिकल 38 का। आर्टिकल 38 का। आर्टिकल 38 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 38 में दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण व सामाजिक व्यवस्था करेगा। यह आर्टिकल 38 में है। यहाँ से इन दो ही आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 40 ये इसमें सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में आ चुका है और लगातार एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है। तो ये आर्टिकल 40 को याद रखेंगे आप। और एक आर्टिकल 44, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। आर्टिकल 44 में 4 देख रहे हैं, दोनों क्या है? समान है। तो हम यहाँ पर इसे कैसे याद रखेंगे? 4 क्या है? समान है। तो 44 में क्या आता है? समान नागरिक संहिता आती है। तो 44 में क्या आता है? समान नागरिक संहिता आती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 में है। और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ग्राम पंचायतों के गठन का जो सवाल है वो अनुच्छेद में पूछता है तो 40 में। अगर अनुसूची में पूछता है तो ये 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में। आप ध्यान रखेंगे सही, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। पिछली बार जो कानूनगो का पेपर हुआ था उसमें ये दोनों ही सवाल आए थे एग्जाम में कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? 40 में। और कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो ये दो अनुच्छेद इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए एक बार सभी को देख लेते हैं। आर्टिकल 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण व सामाजिक व्यवस्था करेगा। यह आप ध्यान रखना। आर्टिकल 39 में क्या है? समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता ये किस में है? आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 में हमने पढ़ लिया ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 41 में क्या आता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में आता है? वो आता है आर्टिकल 41 में आता है। आर्टिकल 42 में क्या आता है? आर्टिकल 42 में आता है काम की उचित दशाएं व प्रसूति सहायता जो है वो आर्टिकल 42 में आती है। आर्टिकल 43 में क्या आता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये है। तो हमने यहाँ से 38 से 44 तक के अनुच्छेद देख लिए। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़कर एक बार इनके सभी अनुच्छेदों को क्लियर करेंगे और इसे हम हटा देते हैं। ये जो आर्टिकल 39 है, इस आर्टिकल 39 को आप और देखें। आर्टिकल 39 से क्या सवाल पूछता है और एग्ज़ाम में आप ध्यान रखना। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आर्टिकल 39 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 39 का जो कै है, 39 का जो कै है और एक 39 का जो घ है, दोनों ही आप याद रखेंगे। 39 का ए बी और 39 का डी बी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए क्या होगा? समान
जीविका के साधन उपलब्ध, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए राज्य व्यवस्था करेगा, समान जीविका के लिए समान साधनों का उपलब्ध करेगा राज्य सरकार, स्त्री हो या पुरुष हो। और घ में क्या दिया गया है, स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आर्टिकल 39 का घ है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए राज्य क्या व्यवस्था करेगा, समान जीविका की व्यवस्था करेगा। और स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 39 के घ में है। यह आर्टिकल 39 को हमने और ज़्यादा डीप देख लिया, क्योंकि यहाँ से जो है स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन एग्जाम में पूछा गया था, इसी वजह से हमने इसे देख लिया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 45 देखते हैं, आर्टिकल 45 देखते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में दी गई है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान नहीं है वो आप ध्यान रखेंगे, वो है प्रौढ़ शिक्षा का, वो है प्रौढ़ शिक्षा का। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 45 जो है वो कहीं की व्यवस्था नहीं करता है, क्या उसमें प्रावधान नहीं है, वो है प्रौढ़ शिक्षा का। ध्यान रखेंगे ये जो है ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में दी गई है। आर्टिकल 46 में आ जाओ। आर्टिकल 46 में क्या है, आर्टिकल 46 में क्या आता है, आर्टिकल 46 में है SC ST व दुर्बल वर्गों के शिक्षा व आर्थिक हितों की वृद्धि, आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार जो है प्रावधान करेगी। आर्टिकल 47 में क्या आता है, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ये ध्यान रखेंगे आप, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इसमें ध्यान रखेंगे आप। इसमें जो है ये मद निषेध है, मद निषेध है, ये क्या है, मद निषेध है। यानी कि राज्य सरकार जो है पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शराब तो नहीं बांटेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 47 ये इस तरीके से सवाल बनाकर एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना जो है वो राज्य सरकार का कर्तव्य है, और राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये प्रावधान करेगी। लेकिन ये मद निषेध का इसमें प्रावधान नहीं होता है। आर्टिकल 48 की बात करेंगे। आर्टिकल 48 इसमें इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 48 क्या है, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन। आर्टिकल 48 में क्या आता है, कृषि व पशुपालन। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर एग्जाम में एक बार पूछा था गो संरक्षण से संबंधित, गो संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप ध्यान रखेंगे गो संरक्षण से संबंधित जो है वो आर्टिकल 48 है। आप इसे याद रखेंगे कैसे, कृषि व पशुपालन ये आर्यों का व्यवसाय था। जो आर्य भारत में आए थे, वैदिक संस्कृति को लेकर आए थे, उन्होंने क्या था, उनका व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या होता था उनका, कृषि एवं पशुपालन। तो आप ध्यान रखेंगे आर्यों का जो व्यवसाय है वो आर्टिकल 48 में आता है। आप ध्यान रखेंगे आर्यों का व्यवसाय आर्टिकल 48 में आता है, और गो संरक्षण से जो संबंधित है वो आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 का ए पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 48 में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 49 में क्या आता है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जैसा आपकी राष्ट्रीय स्मारक हो, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये आपकी जो राष्ट्रीय स्मारक है इनका संरक्षण जो आता है वो आर्टिकल 49 में आता है। आर्टिकल 50 में क्या आता है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है।
तो आर्टिकल 48 और आर्टिकल 50 इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसा ये आर्टिकल 47 पूछा गया था, कहीं का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं आता, वो आता है मद निषेध का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हम अब अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आगे का जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 51 में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो आता है वो किस में आता है? आर्टिकल 51 में। आप ध्यान रखेंगे तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर विदेश नीति जो है वो किस अनुच्छेद में आती है? तो विदेश नीति जो है वो आर्टिकल 51 में आती है। यह आर्टिकल 51 भी जो है इम्पोर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा गया है, इसे कई बार एग्जाम में आ चुका है। विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वह है आर्टिकल 51 है। अब थोड़ा सा जो है हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने मौलिक अधिकार भी पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? मौलिक अधिकार पढ़ा था हमने। मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में हम थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये आपके लिए है, ये किसके लिए है? ये आपके लिए है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ये है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो आपके लिए नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान किया गया है उस व्यवस्था करके देगी आपको। तो मौलिक अधिकार आपके लिए है, अगर ये आपको नहीं मिलते तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि ये जो है ये वाद योग्य है। अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो ये इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाद योग्य नहीं है। राज्य सरकार आपके लिए एक तरीके से देखें तो हम राज्य सरकार पिता हो गई और आप जो है आप हो गए पुत्र। तो पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है वो नीति निर्देशक तत्व दर्शाते हैं। अब एक चीज़ को देखेंगे हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा सर्दी हुई, सर्दी में पिता क्या है? पुत्र के लिए जूतों की व्यवस्था करेगा, इसे जूते दिला दिए इसने, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे एडिडास के ही दिलाओ या रीबॉक के दिलाओ या कोई और बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते दिलाओ। तो ये जो है ये पिता की अपनी मर्जी है कि पिता उसे क्या दे रहा है। तो इसी प्रकार राज्य सरकार की खुद की मर्जी है कि वो जो है व्यवस्था के रूप में जनता को क्या दे रही है, अपनी जो उसके राज्य की जनता है उसे क्या दे रही है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि आप ये जो है इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है, ये राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है। और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? इसीलिए नीति निर्देशक तत्व को B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था अनोखी व्यवस्था। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? अनोखी व्यवस्था। भीमराव अम्बेडकर जी ने इन्हें क्या कहा था? अनोखी व्यवस्था कहा था। और अगर हम देखें के.टी. शाह जी का कथन देखें हम इनमें, के.टी. शाह जी का जो कथन है वो देखें, उन्होंने कहा था कि यह जो है एक ऐसा चेक है जिसे बैंक जो है अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है। के.टी. शाह ने क्या कहा था? यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है। ये कथन है किसका? के.टी. शाह जी का। ये इन्होंने किसके? नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा था। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस पे क्या सवाल बनता है नीति निर्देशक तत्व पर, देख लेते हैं। ये जो है ये देश के शासन के लिए आधारभूत है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये देश के शासन के लिए क्या है? आधारभूत है। और अगर पूछता है राज्य के
कल्याणकारी होने का जो विचार है, राज्य के कल्याणकारी होने का जो विचार है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? वो नीति निर्देशक तत्व से ही स्पष्ट हो रहा है। राज्य के कल्याणकारी होने का जो विचार है वो नीति निर्देशक तत्व से ही स्पष्ट हो रहा है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल थे, जो अनुच्छेद थे, वो मैंने आपको बता दिए, जो इस पर कथन थे वो भी मैंने आपको बता दिए, और इस पर कोई खास एग्जाम में सवाल बनता नहीं है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। इसी के साथ ही हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए। अब हम जो देखते हैं इसमें वो देखते हैं भाग 4 का क्या देखते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वां संशोधन 426 1976 में जोड़े गए थे। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो जोड़े गए थे ये सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की अनुशंसा पर ये भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। आप ध्यान रखेंगे, जब मौलिक कर्तव्य आरंभ में जोड़े गए तो 10 थे, बाद में अब कितने हैं वर्तमान में? 11। तो आप ध्यान रखेंगे वो एक जो बाद में ऐड हुआ था, ये जो है ये था शिक्षा के लिए, यानी कि बच्चों को निःशुल्क, ये हटा देता हूँ मैं। तो मौलिक कर्तव्य शुरू में कितने थे? 10 थे, बाद में आके ये कितने हो गए वर्तमान में ये 11 है। वर्तमान में कितने हैं? ये 11 है। तो जो 11वें नंबर का है एक, वो क्या था? वो था अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जो अनिवार्य शिक्षा जो राज्य सरकार दे रही है, वो अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को जो है शिक्षा की उपलब्धता करवाए। जो आप ध्यान रखेंगे इसमें यही इम्पोर्टेंट है। 11वें नंबर का जो जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन, 8 में से 6 गए, 2 ही 0 और 2002 में जोड़ा गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कैसे जोड़े गए थे? वो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। शुरू में ये 10 होते थे, लेकिन वर्तमान में ये 11 है। और 11वें नंबर का जो है अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेंगी। सरकार जो भी कर रही है तो वे जो है उनकी सहायता करेंगे कि वे बच्चे जो है शिक्षित हो सके। और ये जो 11वें नंबर का जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो हम जो है, अब हमने कितने अनुच्छेद देख लिए इसमें। अगर हम इनके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का क्या बना दिया गया था? मौलिक कर्तव्यों के लिए। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया, और हमने मौलिक कर्तव्य को पढ़ लिया। तो ये जो है हमारे आर्टिकल 51 तक अनुच्छेद हो गए हैं। अब हम जो है राष्ट्रपति पर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को 1-2 बार आप ध्यान से देखें, आपके ऐसे ही याद हो जाएगा ये।